भैया बहन, इसके पूर्व में हमने कालिदास का जीवन परिचय, उनकी कृतियों के बारे में परिचय बताया था। आज महाकवि कालिदास की काव्य शैली के बारे में संक्षिप्त परिचय दिया जाएगा। संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास मूर्धन्य विद्वान हैं। इनके समकक्ष संस्कृत साहित्य में दूसरा कवि नहीं मिलता है। इस संदर्भ में एक प्राचीन उक्ति प्रचलित है, श्लोक है, पुरा कवीनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास अद्यापि तत्तुल्य कवे अभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। अर्थात कालिदास की समकक्षता संस्कृत साहित्य में अन्य किसी कवि से नहीं है। कवियों के गणना के प्रसंग में इनका नाम कनिष्ठिका उंगली पर गिना गया। उसके बाद जो दूसरी उंगली है अनामिका, उस अनामिका उंगली पर कोई दूसरा नाम ऐसा नहीं आ पाया जो कालिदास की समकक्षता रखता हो, उनके समकक्ष उनके स्तर का रहा हो, ऐसा कोई कवि मिला नहीं। इसलिए अनामिका नाम की जो उंगली है वो सार्थक नाम वाली हो गई। अर्थात कालिदास के समान दूसरा कोई कवि इनके समकक्ष का नहीं मिला। तो कालिदास संस्कृत साहित्य में अद्वितीय हैं। इन्होंने जो अपनी रचनाओं में अपनी श्रेष्ठता का परिचय दिया है, इनकी जो रचनाएं हैं 7 कृतियां हैं, उनमें से 2 महाकाव्य हैं, 2 खंड काव्य या गीति काव्य हैं और 3 नाटक हैं। कालिदास ने अपनी रचनाओं में विशेष रूप से रस निरूपण का जहाँ तक प्रसंग है, इन्होंने रघुवंश महाकाव्य में कुमार संभवम में भिन्न भिन्न रसों का प्रयोग किया है। यद्यपि महाकवि कालिदास हर एक रसों का प्रयोग करने में सिद्धहस्त रहे हैं, फिर भी इन्होंने विशेष रूप से श्रृंगार रस, करुण रस का प्रयोग बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। रघुवंश महाकाव्य में अज विलाप करुण रस का सर्वोत्तम निदर्शन माना जाता है। इसी प्रकार से जो मेघदूतम में इन्होंने वियोग श्रृंगार का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है। वियोग श्रृंगार का सर्वश्रेष्ठ खंड काव्य है मेघदूतम। इस तरह से कालिदास ने रसों में सिद्धि प्राप्त की थी। अपनी इच्छानुसार जब वो रचनाओं को लिखा करते थे, किस रस का प्रयोग होना चाहिए, अपने आप वो प्रकट हो जाया करते थे और रस प्रयुक्त हो जाया करते थे। रस के प्रयोग में कालिदास सिद्धहस्त थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। रस निरूपण में कालिदास अद्वितीय हैं। चाहे वो रघुवंश महाकाव्य हो तो चाहे कुमार संभवम हो। कुमार संभवम में श्रृंगार रस का भी प्रयोग इन्होंने बहुत सुंदर ढंग से किया है, अभिनव प्रयोग किया है श्रृंगार रस का। इस तरह से इनकी रचनाओं में श्रृंगार रस, करुण रस, ये सब पर्याप्त मात्रा में मिलता है। दूसरा जो इनकी काव्य शैली में दूसरा जो सोपान है वो अलंकार विधान है। यद्यपि महाकवि कालिदास ने अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अर्थांतर, न्यास आदि अलंकारों का बड़ा ही सहज रूप से प्रयोग किया है, स्वाभाविक प्रयोग किया है, बहुत ही मंजुल प्रयोग किया है। किंतु उपमा अलंकार के क्षेत्र में इन्हें विशेष प्रसिद्धि मिली। उसी के कारण उपमा कालिदासस्य यह सूक्ति भी प्रचलित है कि कालिदास के उपमा की कोई समानता नहीं है। उपमा अलंकार का इन्होंने बड़ा ही सुंदर अभिनव प्रयोग किया है।
विशेष रूप से रघुवंश महाकाव्य का ही जो द्वितीय सर्ग है उसमें जो द्वितीय सर्ग का दूसरा श्लोक है, तस्या पुरन्यास पवित्र पांसुम अपांशुलानाम धुरी कीर्तनीय मार्गम मनुष्येश्वर धर्म पत्नी श्रुते रिवार्थ स्मृति रनो गच्छत। उसी प्रकार से एक दूसरा जो 20वां श्लोक है द्वितीय सर्ग का ही, पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिव धर्म पत्न्या तदनंतरे सा वीरराजधेनु दिनक्षपा मध्यगतेव संध्या। इस तरह उपमा का ही नीचे की पंक्तियों में सुंदर इन्होंने प्रयोग किया है। इसके अलावा एक श्लोक और 5वां श्लोक द्वितीय सर्ग का ही है, ईशिताम उच्चलिता प्रयाताम निषेधुषी मासन बंदधीर जलाभिलाषी जलमाददानाम छाएवताम भूपतिरन्व गच्छत। तो उपमालंकार का इन्होंने बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। उपमालंकार के लिए विशेष प्रसिद्धि इनको प्राप्त हुई है और अलग रसों में हमने बता दिया है पहले से ही। श्रृंगार, मूलतः श्रृंगार के दोनों पक्ष संयोग और वियोग और करुण रस, दो में इन्हें ख्याति प्राप्त हुई है। इसी तरह जो इनका जो प्रकृति चित्रण है वह भी अद्वितीय है। इन्होंने प्रकृति का इस तरह से मानवीकरण किया है, ऐसा लगता है कि मानव सहचरी की भांति प्रकृति मनुष्य की भांति व्यवहार करती है। यहाँ तक कि ये जो वन के वृक्ष हैं, पशु पक्षी हैं, एकदम मनुष्य की वाणी मानो समझ रहे हों और मनुष्य की तरह वो व्यवहार कर रहे हों, ऐसा सुंदर प्रयोग कालिदास ने प्रकृति चित्रण में किया है। और विशेष रूप से रघुवंश महाकाव्य में जब महाराज दिलीप वन में जाते हैं गाय चराने के लिए, वहाँ के जो अगल बगल के वृक्ष थे वे महाराज दिलीप के ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं। हवा, शीतल हवा, सुगंधित शीतल हवा चलती है और महाराज दिलीप को शांति प्रदान करती है। मरुत प्रयुक्ता मरुत सखाभम, इस तरह से वहाँ कालिदास ने उसका प्रयोग किया है कि मरुत जो वायु है ये इनके मित्रवत राजा दिलीप के सेवा में संलग्न है। पशु पक्षी आदि का जिस तरह इन्होंने वर्णन किया है, विशेष रूप से कालिदास का जो नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसमें जो प्रकृति चित्रण का वर्णन मिलता है, उद्गलित दर्भ कौला परित्यक्त नर्तना मयूरा अपसृत पांडुपत्रा मुंचन्ति अश्रुणि इवलता। तो इस तरह से हिरण कुशा के ग्रास को उगल देते हैं तो मोरों ने नाचना छोड़ दिया और वृक्ष भी पीला अपने पीले पत्तों को गिराकर ये प्रकट कर रहे थे कि शकुंतला की विदाई में वो भी दुखी हैं, मानो उनके आंसू गिर रहे हैं। इस तरह प्रकृति का मानवीकरण कालिदास ने किया है। और इनकी जो भाषा शैली है, कालिदास ने अपनी 7 जो कृतियों में बहुत ही सरल सहज स्वाभाविक भाषा का प्रयोग किया है, जो सुगमता से लोग पाठक समझ सके, इस तरह की भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। कहीं कहीं उन्होंने ऐसा प्रयोग किया है जो जन सामान्य भी आसानी से उसे समझ सकता है। व्यावहारिक चीज़ों का प्रयोग इन्होंने ज़्यादातर किया है, कहीं भी श्लिष्ट पदों का प्रयोग इन्होंने नहीं किया है जिससे समझने में जरा सा भी कठिनाई हो, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो कालिदास की भाषा बहुत ही स्वाभाविक, सरल, परिमार्जित, परिष्कृत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इनकी जो शैली है विशेष रूप से वैदर्भी रीति में इन्होंने अपनी कृतियों को लिखा है। वैदर्भी रीति की विशेषता है कि वह भी बहुत सरल सहज होती है, बोधगम्य होती है, आसानी से समझ में आता है। इस तरह कालिदास की जो काव्य शैली है वो विशेष रूप से 4 खंडों में विभक्त है, चाहे रस विधान की बात हो, चाहे अलंकार विधान हो, चित्रण हो, भाषा शैली हो, इस तरह का इन्होंने प्रयोग किया है।
कालिदास संस्कृत साहित्य में अद्वितीय हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन सभी माध्यमों से यह प्रमाणित भी होता है कि कालिदास की श्रेष्ठता अति उत्तम है, उनके समकक्ष कोई नहीं है। संस्कृत साहित्य के मूर्धन्य विद्वान हैं, उद्भट विद्वान हैं, यह सिद्ध होता है। आज अपनी बातें यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।